welcome back to my YouTube channel Crack the Case Business Studies. So this is our सेशन 2 ऑफ केस स्टडीज़. ठीक है, सेशन 2 अब ये क्यों है, क्योंकि सेशन 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी केस स्टडीज़ का, जहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक की केस स्टडीज़ डिस्कस करी थी. ठीक है, तो अब उसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, वरना मैं नीचे इस वीडियो में उसका लिंक अटैच कर दूँगी. ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़. ठीक है, अब मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है. मैनेजमेंट एज साइंस, एज आर्ट एंड एज प्रोफेशन होता है. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे केस स्टडी है मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व लाइक अ डिसिप्लिन. ठीक है, एक तो एग्ज़ाम में आपको जो भी चीज़ें लगेंगी कि हाँ ये चीज़ आपकी ना केस स्टडी में हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ उसे ना मार्क कर लेना पेंसिल से. और अगर लगता है तुम्हें कि टीचर्स पेंसिल नहीं चलाने देते तुम लोगों को, तो फिर एक काम करना, हल्का सा पॉइंट्स, मतलब हल्का सा एक एक डॉट लगा लेना. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, दे आर लर्निंग वेरियस प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब इसने हमें क्या कहा है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट की बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, जहाँ पे वो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स और थ्योरीज सीख सकते हैं. ठीक है, बट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ MBA डू नॉट बिकम सक्सेसफुल ओनली बाय लर्निंग दीज प्रिंसिपल्स. ठीक है, वो लोग सक्सेसफुल नहीं बनते इन बुक्स को पढ़ने से, बल्कि वो लोग कैसे सक्सेसफुल बनते हैं, डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ करके वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं. टुडे मैनी कंपनी हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स. ठीक है, यहाँ पर अब क्या बोला है इन्होंने कि आजकल के टाइम में जो कंपनीज हैं उन्होंने इम्पॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स को. ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अपने आप केस स्टडी में कंक्लूजन लगाने मत बैठ जाना. केस स्टडी पढ़ी, अच्छा हाँ यार ये लग रहा है, ये लिख देता हूँ, नहीं. पहले क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा से 1 मिनट का टाइम निकाल के केस स्टडी पढ़ो. इतनी लंबी, इतनी बड़ी केस स्टडी नहीं है कि तुम दोबारा नहीं पढ़ सकते उसे. ठीक है, इन द अबव पैरा वन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन ईच आर गिवन, आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम बाय कोटिंग लाइन्स. ठीक है, अब उसने ये बोला है कि एक फीचर साइंस का है, एक आर्ट का है, एक प्रोफेशन का है, तुम्हें तीनों आइडेंटिफाई करने हैं. कभी वहाँ पे सिर्फ साइंस का लिख कर आ जाओ, या आर्ट का लिख कर आ जाओ, या प्रोफेशन का लिख कर आ जाओ, नहीं, तीनों आइडेंटिफाई करने हैं एंड बाय कोटिंग लाइन्स. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से ना लाइंस हटा देती हूँ, ये जो जो मैंने मार्क करी हैं, ताकि मैं तुम्हें आसानी से बता पाऊँ कि तुम्हें वहाँ पर आंसर लिखना कैसे है. ठीक है, अब देखो, ये देखो, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट. ठीक है, स्टूडेंट्स आर लर्निंग वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दिस बुक. ठीक है, क्या तुम्हें इस लाइन से ये नहीं लग रहा कि ये मैनेजमेंट एज साइंस है. ठीक है, और तुम्हें ये मैनेजमेंट एज साइंस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला कि यहाँ पर कौन सा फीचर आया मैनेजमेंट एज साइंस का. मैंने तुम लोगों को कल फीचर्स पढ़ाए थे, याद करो थोड़ा सा, कि मैनेजमेंट एज साइंस जो है ये थ्योरेटिकल चीज़ों पर बेस्ड है. ठीक है, इसमें जो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं. ठीक है, तो इस वाला ये वाली लाइन है ना हमारी, मैनेजमेंट हैज़ इन्वॉल्व, सॉरी, दीज आर द बुक्स ऑन मैनेजमेंट. ठीक है, ये जो है ये हमारा हो गया मैनेजमेंट एज साइंस. ठीक है, फिर अगला अब हमारा मैनेजमेंट एज आर्ट क्या है. आर्ट को चलो मैं दूसरे से अंडरलाइन करती हूँ. ठीक है, बट हाँ ठीक है, दीज डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. ठीक है, अब ये जो है, क्या याद आ रहा है तुम्हें कि यहाँ पे आर्ट का तुम्हें कौन सा फीचर दिख रहा है. ठीक है, याद करो,
सक्सेस डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। जब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे। ये सब टॉपिक मैं तुम्हें कवर करा चुकी हूँ। अगर नहीं देखे, सीधा केस स्टडी देखने आ गए हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। पहले जाके वो लेक्चर देख कर आओ, दोनों सेशंस जो मैंने कल अपलोड करे थे, ठीक है। अब अगला आ गया हमारा, अब हमारा साइंस हो गया, हमारा आर्ट हो गया, अब आ गया हमारा ये मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो अब मैनेजमेंट एज प्रोफेशन भी देखते हैं हम, ठीक है। टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस, ये लाइन, टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। क्या ये मैंने कल तुम्हें मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के सर्विस मोटिव में नहीं पढ़ाया था? ठीक है, पढ़ाया था। और यही है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी केस स्टडी 1। अब वहाँ पे आंसर कैसे लिख कर आओगे इसका वो भी समझ लो, ठीक है। 3 मार्क्स की ये केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखना ये दीज बुक दी मैनेजमेंट हैज़ इन इवॉल्व्ड लाइक डिसिप्लिन, हटाओ, तुम लिखना यहाँ से। देखो सादी भाषा में बताती हूँ, ये लो तुम यहाँ से लिखो, ठीक है। मैनेजमेंट एज साइंस में क्या लिखोगे, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, ये डालो इन्वर्टेड कॉमाज में, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स से लेके फ्रॉम दीज बुक्स, ठीक है, डैश डैश करके लिख दो, ठीक है। आगे लिख देना मैनेजमेंट एज साइंस, ठीक है, बी उसका फीचर लिख देना, ठीक है, बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है। अगला डालना द सक्सेस डिपेंड्स, ठीक है, से लेकर प्रिंसिपल्स तक, ठीक है। मैनेजमेंट एज आर्ट, ठीक है, फिर क्या लिखना आगे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। फिर अगला डालना टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड से लेकर बिजनेस एथिक्स डैश डैश करके, ठीक है। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन और बीच में लिख देना फीचर सर्विस मोटिव, ठीक है। केस स्टडी खत्म। अब अगली केस स्टडी पर आओ। आशुतोष वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर, ठीक है। अब आशुतोष एक कंपनी में काम करता है जो कंपनी एयर प्योरीफायर बनाती है, ठीक है। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 months। अब आशुतोष ने नोटिस करा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है पिछले 6 महीने से, ठीक है। प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है फर्म के सर्वाइव करने पे। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन। तो अब क्या हुआ, आशुतोष ने सोचा कि मैं अब सोचूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो क्यों मेरा प्रॉफिट जो है कंपनी का ये डिक्लाइन हो रहा है, आशुतोष ने ये मतलब आशुतोष को अब ये एनालाइज करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन ना देखो ना तो तुम इसमें इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। अब तुम ये लाइन पढ़ के ना तुम्हें लग रहा होगा शायद इसका आंसर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ केस स्टडी पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ना कि वो पूछ क्या रहा है, गलत मत लिख के आना, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या कहा, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष वॉज वर्किंग, ठीक है। अब इसने हमसे पूछ लिया कि वो हमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है जिसमें तुम्हें लगता है कि आशुतोष वर्क कर रहा है, आशुतोष काम कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें ये सारी लाइंस पढ़ने से क्या लग रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो कंपनी के प्रॉफिट्स चेक कर रहा है, ठीक है। उसे पता है प्रॉफिट्स चेक कर रहा है, मतलब वो टॉप डिपार्टमेंट में है और वो इन सब के रीजंस को एनालाइज कर सकता है, ठीक है। अब प्रॉफिट चेक करने का काम तुम किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर को तो नहीं दोगे ना, ठीक है। जो कंपनी का हेड है वही ये सब प्रॉफिट चेक करेगा, वही ये सब चीज़ें एनालाइज करेगा ये हो क्या रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड तो उन्हें रिपोर्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आशुतोष क्या है, कंपनी के कौन से लेवल पे काम कर रहा है, तो आशुतोष कंपनी के टॉप लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। स्टेट एनी 3 अदर फंक्शंस,
बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष। तो इसमें तुम टॉप लेवल के जो जो फंक्शंस होते हैं उनमें से तुम 3 फंक्शंस उठा के लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। रट्टा मारने में हम एक्सपर्ट हैं तो वो हम याद करके लिख देंगे, ठीक है। और हाँ, मैं ये एक चीज़ और कह रही थी कि बुक में से नोट्स याद करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो स्कूल वाले हैं वो क्या करते हैं, वो तुम्हें बुक में से ही मार्क करा देते हैं कि अच्छा ये नोट्स बना लो। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं तुम लोगों को अपनी ईमेल आईडी दूंगी, या फिर अगर इतना हो गया कि मेरे पास आ रहे हैं 25-20 बच्चे कि हमें नोट्स चाहिए, हमें ये इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो एक काम करेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे नोट्स हो गए या फिर केस स्टडीज़ हो गई, या फिर अगर मौका लग पाया तो मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड करके दे दिया केस स्टडीज़ का। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ। मैं तुम लोगों के साथ पूरी मेहनत कर रही हूँ और तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ठीक है। अपने लिए तो कर नहीं रही हूँ, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर तुम लोगों को चाहिए तो मेरे को बताओ कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, हमें प्रोवाइड करो, ठीक है। और इस मेहनत के मैं तुमसे कुछ चार्जेस भी नहीं ले रही हूँ। चुपचाप आओ यहाँ पे, पढ़ो, तुम्हें जितनी स्पीड में समझ में आता है उतनी स्पीड में आओ, लेक्चर देखो। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स डाल रही हूँ। मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड करे हैं अब तक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के, और मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि वो 2 लेक्चर 1.5 घंटे के भी नहीं है, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे से कम टाइम में तुम्हारा एक चैप्टर पूरा हो रहा है, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना तुम लोगों को, या मेहनत भी मैं ही करूँ? चलो मैं तो कर ही रही हूँ मेहनत, तुम अपने लिए तो मेहनत करो ना। तो मुझे बता दो कमेंट करके कि कैसे करना है। अगर तुम लोगों को ईमेल आईडी के थ्रू चाहिए तो मैं ईमेल आईडी दे दूँगी अपनी, उस पर मेरे को मैसेज लिख दो कि हाय हमें नोट्स सेंड कर दो इस चैप्टर के, ठीक है। मैं तुम्हें वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करना कंफर्टेबल है तो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं क्रिएट करूँगी, ठीक है। पढ़ना है तो टेलीग्राम चलाओ, 1 महीने 2 महीने जब तक बोर्ड के एग्जाम्स है व्हाट्सएप बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे इफ़ यू गाइज वांट, ठीक है। नीचे जिस जिसको चाहिए कि हाँ टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, कमेंट कर देना कि मैम टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लो, ठीक है। और तब मैं आप लोगों को सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस ग्रुप के थ्रू दे दूँगी। तो अभी हम फिलहाल नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। तो अब ये क्या है, ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली जॉइंड AMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। अब ये रेफ्रिजरेटर वाली कंपनी में चले गए। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वॉज अंडर स्टाफ्ड। उन्हें लगा कि वो जिस डिपार्टमेंट में काम, वो उनका जो डिपार्टमेंट है वो अंडर स्टाफ्ड है, मतलब लोगों की कमी है इस उसमें, ठीक है। एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कॉपरेटिंग विद दिस डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं ना वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं ऋषितोष के डिपार्टमेंट के साथ, तो एक स्मूथ फंक्शनिंग हो ही नहीं पा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। He ensured that his department has the required number of employees. अब उन्होंने बताया कि मेरा जो डिपार्टमेंट है ना, मुझे भैया एम्प्लॉयज़ चाहिए, जितने मुझे ज़रूरत है एम्प्लॉयज़, मुझे उतने एम्प्लॉयज़ चाहिए। एंड इट्स कॉपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट्स इज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मेरा जो कॉर्पोरेट मतलब मेरी जो कोऑर्डिनेशन है, खैर मैंने आंसर बोल दिया, मेरा जो कॉर्पोरेटिवनेस है वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो इन्होंने क्या पूछा, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच रितीश रिति रितितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। अब हमें यहाँ पे इनका लेवल बताना है, तो अब वो अपने डिपार्टमेंट के लिए स्टाफिंग कर सकते हैं। वो इंश्योर कर रहे हैं कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो और एम्प्लॉयज़ हायर करने की वजह से इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट हम आराम से कर पाएंगे। तो वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल वर्कर तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टॉप लेवल पे भी नहीं है कि बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, वो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला इसने पूछा 3 फीचर्स फंक्शंस बता दो उनके, तो वही याद करके लिख देना फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड fixed the target for all sales executive and gave them all the possible authority to achieve it, ठीक है। अब क्या करा,
मार्केटिंग मैनेजर हैं एक अल्फा लिमिटेड में, उन्होंने कहा, उन्होंने एक टारगेट दे दिया सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है, और उनको ये बोला, उनको सारी की सारी अथॉरिटी दे दी कि तुम्हें ये सारी अथॉरिटी है, किसी भी तरीके से तुम्हें इस सेल्स टारगेट को पूरा करना है। जैसे कि सपोज करो उन्होंने उन्हें टारगेट दे दिया कि तुम्हें मुझे अगले 2 महीने में 5,000 प्रोडक्ट्स की सेल्स दिखानी है, ठीक है, कैसे भी अचीव करो, मारो धाड़ो किसी को, कुछ भी करो, लेकिन वो ये मुझे 5,000 सेल्स तुम्हें करके दिखानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, दे वर आस्क्ड टू सबमिट हिम देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। उन्होंने कहा कि अब तुम मुझे अपने महीने के एंड में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो तुम मुझे सबमिट करोगे, ठीक है। ऑल ऑफ देम डिड द सेम, सबने यही काम करा। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वर कंपेयर्ड, ठीक है। अब रिपोर्ट की जो रिसिप्ट थी, जहाँ पे वो देख रहे थे कि कौन सा स्टाफ मेरा कितना इफेक्टिव है, वहाँ पर उन्होंने जैसे लिख दिया, जैसे एक आदमी को उन्होंने दिए 200 प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने लिख दिया कि एक्सपेक्टेड इतना है, ठीक है, लेकिन उसने एक्चुअल में अचीव 150 ही करे या अचीव 100 ही करे, तो ये सब कुछ उस रिसिप्ट पे मेंशन होगा, ठीक है। On the basis future courses for action required, ठीक है। The sales executive also wrote in their report the expectation of the customers from the company। अब उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी लिखा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं ना, वो हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब क्या, अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो वो कस्टमर्स उन प्रोडक्ट में हमारी कंपनी से क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ देम हैड रिटन दे वांटेड अ कंपनी टू कॉर्पोरेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ धर्मशाला, ठीक है। उन्होंने लिखा, कस्टमर्स ने लिखा, ये मोस्टली कस्टमर्स ने लिखा कि वो लोग चाहते हैं कि जो कंपनी है ना इनकी, आशुतोष मुखर्जी की, सॉरी ये तो दूसरा है, ये जो कंपनी है ना अल्फा लिमिटेड, ये धर्मशाला के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करे, ठीक है। ये उनके कस्टमर्स ने लिखा उस रिपोर्ट में, ठीक है। अब देखो, गोइंग इन द, ठीक है, द मार्केटिंग मैनेजर प्लेस दिस डिमांड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो मार्केटिंग मैनेजर हैं उन्होंने ये जो डिमांड थी ना कस्टमर्स की, उन्होंने ये डिमांड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी, ठीक है। दिस वॉज हैप्पीली एक्सेप्टेड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट कर ली। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग रिलेवेंट लाइन्स। अब उसने हमसे लेवल्स नहीं पूछे, उसने हमसे इंपॉर्टेंस नहीं पूछी, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी, नेचर नहीं पूछी, उन्होंने हमसे पूछे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ज़रा फ्लैशबैक में जाओ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे मैंने तुम्हें, ठीक है। क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब वो हमसे यही पूछ रहा है कि हमें इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं, ठीक है। तो अब आइए ये डिस्कस करते हैं हम कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी, या कौन से फंक्शंस इसमें काम आए हैं, ठीक है। मैं ज़रा ये डिलीट कर दूँ ताकि मैं तुम्हें लाइंस कोट करके आसानी से बता पाऊँ। चलो आ जाओ, ठीक है। पहली चीज़ मैंने पहले भी बोला था कि क्या कहते हैं, लाइंस कोट करके चलना तो बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या तुम्हें यहाँ पे फिक्स्ड द टारगेट फॉर ऑल द सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड गिव देम ऑल द अथॉरिटी, हाँ कहाँ गया ये ऑल द अथॉरिटी, हाँ, एंड गिव देम ऑल द पॉसिबल अथॉरिटी टू अचीव इट। क्या तुम्हें इसमें ऑर्गेनाइजिंग नहीं दिख रहा है? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या पढ़ा था? एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या पढ़ा था? याद करो ज़रा,
क्या हमने ऑर्गेनाइजिंग में ये नहीं पढ़ा था कि जब हम किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी कंपनी में कोई भी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ये जो है फिक्स्ड द टारगेट fix a target for all the sales executive and give them all the possible authority to achieve it। तो इसमें क्या है, इसमें है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब अगला देखो, अगला तुम्हें क्या दिख रहा है। क्या ये तुम्हें, जब उन्होंने ये बोला कि मैं जो तुम्हारा फ्यूचर मतलब जो मैंने तुमसे एक्सपेक्ट करा था उसे तुम्हारी एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करूँगा, क्या तुम्हें यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं दिख रहा है? ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होता है, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये सब मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ कल। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हमें अगला क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है देखो अब देखो यहाँ पर तुम्हें अभी एक फंक्शन और दिखेगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ना है इसे ज़रा। The sales executives also wrote in the expectation of the customers from the company. The majority of them have written thick name. The marketing manager placed the order and this is happily accepted. ठीक है, हाँ ये देखो, ये रहा। Compared on the future course of action was decided। जब हम लोग इनके डिसीजन को कंपेयर करेंगे तो आगे जो भी सॉल्यूशंस होंगे हम उन्हें डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या तुम लोगों को यहाँ पे प्लानिंग नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो यही है, तुम्हें इस ही तरीके से इस ही ट्रिक से केस स्टडी सॉल्व करनी है। और वहाँ पे उसने वही लिखा है, कोटिंग रिलेवेंट लाइंस। तो फिक्स्ड से लेके डैश डैश लगा के अचीव इट तक लिख दो, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट से लेके एग्जीक्यूटिव्स तक लिख दो, कंट्रोलिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस से लेके वॉज डिसाइडेड तक लिख दो, प्लानिंग। ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, इतनी समझदार तो तुम लोग हो ही। ठीक है, अब अगला देखो, अब अगला क्या है हमारा। The management of Amira Limited strongly believes that the members of the organization should work towards fulfilling the common organizational goal। ठीक है, सबको ऐसे काम करना चाहिए कि हम एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर रहे हैं। ठीक है, दे रिक्वायर टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। ठीक है, टीम वर्क चाहिए उन्हें, इंटीग्रेशन चाहिए, एफर्ट्स चाहिए हर एक इंडिविजुअल के, हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक स्पेशलिस्ट के। ठीक है, दिस इज बिकॉज all the individuals and departments depend upon each other for information and resources। कि सारे के सारे जो individuals हैं और departments हैं वो एक दूसरे पर depend हैं सारी की सारी information और resources के लिए। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट वाला तब तक रिपोर्ट नहीं बना सकता तब तक उसके पास सारे के सारे सेल्स परचेज के सारी की सारी प्रोडक्शन की चीज़ें आ जाएं, तब तक वो नहीं बना सकता कुछ भी। ठीक है, their respective activities manager needs to reconcile the differences in approach, timing, efforts and interest। at the same time it should be enable all the members to grow and develop। ठीक है, सारे के सारे मेंबर्स को ग्रो करना है, डेवलप करना है। दस दिस इज नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऐसे ही हम लोग अपने इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। क्या तुम्हें ये रिक्वायर्ड टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट, क्या तुम्हें ये पढ़ के माइंड में कुछ हिट नहीं कर रहा है कि कल मैंने एक तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था लास्ट, क्या टॉपिक था वो, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है मैनेजमेंट का वो कोऑर्डिनेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्या पूछा है, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एनी 3 फीचर्स कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन द अबव पैरा। अभी हमसे पूछ रहा है कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे कौन से फीचर्स और फीचर्स यूज हो रहे हैं कोऑर्डिनेशन के। ठीक है, पहला तो यही है
कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स हो गया पहला, ठीक है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स हो गया। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन हो गया। ये सब कुछ तुम लोग लिख सकते हो इसमें, ठीक है। अब अगले पर आ जाओ, अगला क्या है। अब देखो, ABC लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। कुछ हलचल हो रही है इनकी कंपनी में, ABC लिमिटेड में। देखते हैं क्या हो रहा है। द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, ठीक है। अब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है ABC लिमिटेड का, ये दिन पर दिन गिरता जा रहा है, ठीक है। द प्रोडक्शन मैनेजर इज ब्लेमिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर है वो ब्लेम कर रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट को, ठीक है। वेयर एज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ब्लेमिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं फॉर नॉट मेंटेनिंग द क्वालिटी, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को ब्लेम कर रहा है, ये अलग से आया, ठीक है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो दोनों को ब्लेम कर रहा है, भैया इन दोनों की गलती है, ठीक है। विच डिपार्टमेंट डू यू थिंक इज लैकिंग, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। अब तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो लैक कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसने हमसे यहाँ पे पूछा कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो लैक कर, ये ना शायद क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है। यहाँ पे वो ये पूछना चाहता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मैनेजर लैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये ब्लेम कर रहा है इसे मार्केटिंग मैनेजमेंट को, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहा है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट तो दोनों को ही ब्लेम कर रहा है, ठीक है। तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा जो फंक्शन है वो लैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या गलती है, यहाँ पर गलती है कोऑर्डिनेशन की। इन लोगों की कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका सादा सिंपल सा आंसर है कोऑर्डिनेशन। एक्सप्लेन इट ब्रीफली में उसने बोला कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अगली है हमारी, हीमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ आवर कंपनी कोब लिमिटेड। कोब लिमिटेड की मैनेजर है हीमा, बहुत सक्सेसफुल मैनेजर है, ठीक है। शी यूजेज हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस एट वर्क। अब वो देखो, वो अपने इनिशिएटिव्स, हाँ वो अपनी क्रिएटिविटी वो करती है, यूज़ करती है अपने वर्क में चैलेंजेस फेस करने के लिए, ठीक है। चैलेंजेस जब वो फेस करती है तो एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स। अब उन्हें जो भी ऑब्जर्वेशंस करी हैं उन्होंने अब तक, जो भी उन्होंने अब तक क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जर्वेशंस करी हैं, या फिर जो भी उन्होंने अब तक एक्सपेरिमेंट्स करे हैं अपने करियर में, उसके बेसिस पे, ठीक है। शी ऑफन रीड बुक्स एंड अदर लिटरेचर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट टू कीप हर नॉलेज अपडेटेड। अब क्या है, ये टाइम टू टाइम ये अलग अलग बुक्स पढ़ती हैं, ठीक है। शी रीड बुक्स एंड अदर लिटरेचर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट टू कीप हर नॉलेज अपडेटेड, ठीक है। अब वो अपने आप को अपडेट करने के लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ती हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाती हैं, ठीक है। तो अब इसने हमसे यही पूछा है कि एन एस्पेक्ट an expect nature of management being highlighted in the above situation, identify the aspect। अब वो हमसे वो aspect आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है जो हमें लगता है कि ऊपर हमें दिया हुआ है, ठीक है। पहला तो यही, पहला हमारा क्या हो गया, हमें क्या लग रहा है, ये हम, मुझे लग रहा है कि ये कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सा नेचर है। पहले तो भैया तुम नेचर ही याद कर लो कौन सा है, ठीक है। मैनेजमेंट एज साइंस होता है, मैनेजमेंट एज आर्ट होता है, और मैनेजमेंट एज वो होता है प्रोफेशन, ठीक है। अब तुम्हें क्या लग रहा है इनसे कि वो अपने जो चैलेंजेस हैं उन्हें क्रिएटिविटी से हैंडल करती है, ठीक है। वो उनका जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ठीक है। या फिर वो अपने आप को बुक्स के थ्रू अपडेट रखती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि इसमें होना चाहिए मैनेजमेंट एज आर्ट, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे साइंस भी हो सकता है, मैनेजमेंट एज साइंस, ठीक है। बुक्स पढ़ती है तो बुक्स में भी मैनेजमेंट एज साइंस हो सकता है,
ठीक है, तो यही सब बताना है तुम लोगों को। एनी 3 फीचर ऑफ आस्पेक्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1, ये लिखने में तो हम एक्सपर्ट हैं, तो ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ यूनिक इंडिया लिमिटेड कॉल्ड फॉर मीटिंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। अब यूनिक इंडिया लिमिटेड ने एम्प्लॉयज़ की एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, इन द मीटिंग डायरेक्टर्स इन्फॉर्म्ड employees that the main objective of the company is to increase the sale by 30%। ठीक है, अब इन्होंने कहा अभी जो हमारी कंपनी है, हमें अपनी कंपनी की जो सेल्स है उसे हमें 30% इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अब various plans were made to improve the potential and efficiency of the employees as well as various plans in the market। यहाँ पे ना कुछ गलत लिखा हुआ है इस केस स्टडी में ना, है ना, एक आधी लाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि छूट गई यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ ये, हाँ, वेरियस प्लान्स वर मेड टू इम्प्रूव द पोटेंशियल एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज वेरियस प्लान्स वर मेड, यहाँ पे कुछ लाइन छूट गई। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में सारी केस स्टडीज़ दी हुई हैं, तो बुक खोल के बैठना अपनी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये जो लाइन छुटी है ये है पोटेंशियल एंड एफिशिएंसी एज वेल एज वेरियस ऑपरेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, वेरियस प्लान्स इन द मार्केट की जगह ऑपरेशंस है। ठीक है, तो ये भी मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। यहाँ तक है ये। ठीक है, मार्केट नहीं है यहाँ पे, ऑपरेशंस है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कंपनी वॉज एबल टू अचीव टारगेट सक्सेसफुली एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इनसे क्या हुआ, इन सब चीज़ों से जो कंपनी है, कंपनी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, called the meeting of all the employees, meeting direction has informed the employees the main objective of a company is to increase sales by 30%। अब उन्होंने कहा कि हमारी जो कंपनी है, कंपनी की सेल्स 30% से बढ़ जानी चाहिए। क्या ये तुम लोगों को मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं दिख रहा है ना? तो ये तुम लाइन कोट करके लिख दोगे। ठीक है, अगला है वेरियस प्लान्स वर मेड टू इम्प्रूव द पोटेंशियल एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमने अलग अलग प्लान्स बनाए उन लोगों की पोटेंशियल एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्या तुम लोगों को ये मैनेजमेंट ऑफ वो नहीं दिख रहा, मल्टी डायमेंशनल, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट एट वर्क एंड मैनेजमेंट एज वर्क और मैनेजमेंट एज ऑपरेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, वो वर्क नहीं आएगा, पीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। ठीक है, किसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करोगे, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, काम किसके थ्रू होगा, एम्प्लॉयज़ के थ्रू होगा, जिसके थ्रू काम होगा वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयज़ आ रहा है, यहाँ पे तो आएगा मैनेजमेंट एज मल्टी डायमेंशनल में मैनेजमेंट एज वर्क, सॉरी, मैनेजमेंट एज पीपल एंड मैनेजमेंट एज ऑपरेशंस। ठीक है, as a result the company was able to achieve its target successfully at the end of the year। अब क्या हो गया, ये कंपनी ने टारगेट्स को अचीव कर लिया। ठीक है, अब जब टारगेट्स अचीव होते हैं तो हमें क्या आता है, हमारी एक इंटेंजिबल फोर्स होती है। ठीक है, तो इसमें वही आएगा। यार ये वाली केस स्टडी ना अभी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि इस केस स्टडी में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रह गए लिखने। ठीक है, तो अभी तुम लोग ये केस स्टडी तो छोड़ दो, ये मत पढ़ना। अभी मैं इसे अगले वाले जो सेशन लूँगी ना, मैं इसमें मैं वो कर दूँगी, क्या बोलते हैं इसे, मतलब मैं इस केस स्टडी को दोबारा से समझा दूँगी, थोड़ा सा ठीक करके। तो अभी तुम इस वाली केस स्टडी को छोड़ दो। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 7 केस स्टडीज़ आज हम लोगों ने सॉल्व करी हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों को केस स्टडी सॉल्व करते टाइम हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, वीडियो को पॉज करो, केस स्टडी पढ़ो, तुम्हें जो लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है, ठीक है, फिर देखो, एनालाइज करो क्या जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर ये है, क्या वो तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। तुम ऐसे ही केस स्टडी कर पाओगे। और मेरी बात ध्यान रखना, केस स्टडी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है। तुम बस एक बार समझ गए ना केस स्टडी करनी कैसी है, तुम बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में खुश हो जाओगे केस स्टडी देख के, ठीक है। कोई बहुत इतना ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, कवर कर रहे हैं, कवर कर लेंगे, ठीक है। तुम्हें पढ़ाना मेरा काम है, तुम सिर्फ यहाँ पर आओ, और तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम्हें कोई भी डाउट है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे मार्क करी है ना ये सारी चीज़ें, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम्हें लगता है कि यार मुझे नहीं लगता इसका आंसर ये होना चाहिए, या फिर शायद गलत बता दिया मुझे, ठीक है, या फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, हाथ के हाथ उस चीज़ का नीचे कमेंट लिख दो। कमेंट करने का तुम लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है, कमेंट कर दो, ठीक है, कि भैया यहाँ पर ये डाउट है या फिर ये चीज़ में मुझे कन्फ्यूजन है, ताकि मैं अगले लेक्चर में पहले तुम्हारे डाउट्स ले लूँ, उसके बाद मैं आगे चीज़ें कंटिन्यू करूँ। एक साथ डाउट्स इकट्ठे करके मत रखना, कभी भी मत रखना, ठीक है। और नोट्स के लिए मैंने तुम लोगों को बोल दिया, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए होंगे तो तुम लोग मुझे कमेंट कर दो। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अभी 25-30 ऐसे बच्चे हैं कि मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेना चाहिए, तो मैं तुम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगी, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। अभी जो आगे की केस स्टडीज़ हैं वो मैं अगले सेशन में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी आप ये देख लो और मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।